नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता। यहाँ जो कि आपका यूनिट 7 का टॉपिक है और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ठीक है, आपको पता है पर्यावरण से काफ़ी अच्छी संख्या में प्रश्न आते हैं, लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको पर्यावरण से देखने को मिलते हैं। तो किस तरह के पर्यावरण के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। अगले 18 से 20 मिनट में आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होने वाली है। 20 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आने वाला है। और सितंबर 2021 में आपका 2021 वाली एमपीपीएससी का फॉर्म आ जाएगा, जिसका एग्जाम नवंबर में होने वाला है। तो दोनों की तैयारी के लिए आइए सब्सक्राइब करते हैं आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ऐसे जानवर जो संकट में हैं और इनके संरक्षण के लिए एक विशेष देखभाल इकाई में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बिल्कुल एकदम लुप्त प्राय प्रजाति पर, मतलब खत्म होने वाले हैं, उनको बचाने के लिए हम उन्हें एक विशेष देखभाल इकाई यानी कि आईसीयू में रखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं। अवस्थानीय संरक्षण, स्थानीय संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर प्रक्रिया को पूछा जा रहा है कि प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उसको संरक्षित करने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर पूरे प्रश्न को समझाते हैं। सही आंसर है यानी कि उस प्रक्रिया को हम अवस्थानीय संरक्षण कहते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को कि बचाने के लिए सर हम वन्य जीव अभ्यारण्य में रखते हैं, सर हम राष्ट्रीय उद्यान में भी रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसकी प्रक्रिया को पूछा जा रहा है। उनकी बचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस संरक्षण को क्या कहते हैं। तो इस संरक्षण को हम अवस्थानीय संरक्षण कहते हैं। देखिए, अवस्थानीय संरक्षण के स्थान जंगली क्षेत्र या मनुष्यों के संरक्षण के भीतर हो सकते हैं। एक तो या तो उन्हें जंगली क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाए, ठीक है, या फिर जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम क्षेत्र होते हैं उनमें स्थापित कर दिया जाए, यानी कि नए नए जो जंगल और बाग बनाए जाते हैं उनमें स्थापित कर दिया जाए, तो उन जानवरों को बचाया जा सकता है। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जा सकता है, यानी कि जंगलों में और पेड़ों के आसपास ही उनको संरक्षित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्बल टाइल्स डलवा दीजिए और फिर जानवरों को संरक्षित कर दीजिए, ऐसे स्थान पर जानवर नहीं रह पाएंगे। जो उनका प्राकृतिक आवास होता है वहीं पर आप उन्हें संरक्षित कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, तो संरक्षण के सबसे प्राकृतिक तरीके चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान होते हैं। ठीक है, तो मानव द्वारा निर्मित जो संरक्षण केंद्र क्या है, तो चिड़ियाघर जो है वो मानव द्वारा निर्मित संरक्षण केंद्र है। ठीक है, और जो बाकी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये प्रकृति के द्वारा जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं ये प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मानव द्वारा निर्मित संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो आपके चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान हो जाते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो वो आपके जंगल हो गए, बाग हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये सारे प्रकृति के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन है भितरकनिका ओलिव रिडले के लिए प्रसिद्ध है, दलमा हिल्स जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, दाचिंगम एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए नहीं प्रसिद्ध है। तो दाचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो देखिए, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था और कश्मीरी बारहसिंगा या फिर हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, यहाँ पर एशियाई शेर नहीं पाए जाते हैं, कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है और हंगुल पाया जाता है। ठीक है, हंगुल जम्मू और कश्मीर का राजकीय पशु है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इनके जो भी यहाँ पर प्रतीक चिन्ह हो गए और इनके जो भी आपके राजकीय पशु हो गए, राजकीय पुष्प हो गए, इन सबको याद करके जाइए। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपको टकराने वाला है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है, हंगुल, जिसे हम कश्मीरी राजकीय पशु कहते हैं। ठीक है, IUCN की लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति बताया गया किसे, हंगुल को, जो कि कश्मीरी बारहसिंगा है, इसे लुप्त प्राय प्रजाति बताया गया है IUCN की लिस्ट में। बाकी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम मैच करते हैं। भीतरकनिका में ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। आपको बताया था हमने 1.5 करोड़ कछुए के बच्चे यहाँ पर भीतरकनिका में पाए गए, अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा था, आप इसको भी याद रखिएगा। दलमा हिल्स जो है वो जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ऑप्शन है वैश्विक तापमान में वृद्धि, वैश्विक तापमान में कमी, समुद्र के पानी के तापमान में वृद्धि, नदियों और झीलों के तापमान में वृद्धि। बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि जो है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब एक रीजन होता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जब ये तब होती है जब पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें सूर्य की गर्मी को फंसा लेती हैं, इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसें हैं, जब सूर्य की रोशनी आती है तो उसकी गर्मी को जब फंसा लें तो इससे क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, पृथ्वी के तापमान में टेम्परेचर वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे होता है ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर पिघलना चालू कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर समुद्र
समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। तो इस वजह से ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। वैश्विक तापमान में वृद्धि से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। समुद्र का स्तर बढ़ने से क्या होगा सर, समुद्र में भूकंप आ सकता है, समुद्र में सुनामी उत्पन्न हो सकती है, नदियों में बाढ़ आ सकती है, ये सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। एशियाई शेर के लिए एकमात्र निवास स्थान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र निवास स्थान है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कहाँ पर है। तो यह भारत में पाई जाने वाली 5 बड़ी बिल्लियों में से एक है। जी हाँ, जो शेर है ना वो बिल्ली की एक प्रजाति है। ठीक है, और 5 प्रकार की प्रजाति जो है बिल्लियों की भारत में पाई जाती हैं, उनमें से एक है एशियाई शेर। एशियाई शेर एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इसकी उपस्थिति केवल भारत के गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में, सिर्फ और सिर्फ गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर ही कुछ एशियाई शेर पाए जाते हैं। बाकी एशियाई शेर जो है भारत से समाप्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। बड़े गौर से आपको देखना है, वन की बात की जा रही है, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है। देखिए, जल पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, समुद्र के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, लेकिन यहाँ पर वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। फाइटोप्लांटन, उसके बाद जल प्रवाह, उसके बाद छोटी मछली, उसके बाद ट्यूना। उस ऑप्शन नंबर बी है घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सांप, सांप के बाद बाज, उसके बाद घासफूस, उसके बाद शैवाल, केकड़ा, छोटी मछली, बड़ी मछली। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है मृत कार्बनिक पदार्थ, कवक और जीवाणु। चलिए ऑप्शन आंसर देखते हैं, फिर पूरी चीजें आपको समझाते हैं सिंपल भाषा में। सही आंसर बी, यानी कि घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सर किस तरह से होगा, तो देखिए, सबसे पहले वन में क्या आती है, सबसे पहले वन में घास आती है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है और सांप को बाज खा जाता है। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यही पारिस्थितिकी तंत्र वन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का सही समूह कौन सा है? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो जल की प्रदूषण की वजह से होती हैं? हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। ऑप्शन बी है हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया। ऑप्शन सी एनीमिया, स्कर्वी, वातस्पी, टाइफाइड। ऑप्शन डी है हैजा, पीलिया, टाइफाइड, स्कर्वी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। ये चारों रोग जो है वो जल जनित रोग हैं, यानी कि जल के प्रदूषण से होते हैं। तो जल जनित रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं जो जल में संचारित होते हैं। ये रोग स्नान, धोने के जल, पीने एवं स्वच्छ जल के संपर्क में आने वाले भोजन के खाने से फैलता है। यानी कि जितना भी जल होगा आपका, तो जल से संबंधित ये रोग हैं। अगर जल आपका खराब होता है, दूषित जल होता है, तो आपको ये चारों रोग हो सकते हैं, हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कीटनाशक तेल अथवा विलयन द्वारा दूषित भूमि समुद्री क्षेत्रों के उपचार के लिए रोगाणुओं को संसाधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है सुपोषण, ऑप्शन बी है नाइट्रीकरण, ऑप्शन सी है अमोनीकरण, ऑप्शन नंबर डी है जैविक उपचार। चलिए आंसर देखते हैं, फिर बताते हैं जानकारी आपको। सही आंसर डी, यानी कि उसे हम जैविक उपचार कहते हैं। देखिए, तो जैविक उपचार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैविक साधनों के माध्यम से एक उपचार, ये इसकी परिभाषा होगी। अब देखिए, यह उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदूषण के उपचार के लिए सूक्ष्म जीव या उनके एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों एवं एंजाइम के माध्यम से किसी भी चीज़ का उपचार करना जैविक उपचार कहलाता है। बेसिकली इसका यूज समुद्र को स्वच्छ करने के लिए, समुद्री जीवों के उपचार के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है। तो जैविक उपचार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो है बन गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। यहाँ पर ज़्यादातर ऊर्जा और सौर ऊर्जा अथवा जल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपका कार्बन यहाँ पर बिल्कुल नहीं, कोयले का बहुत मिनिमम यूज किया जाता है यहाँ पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश पर। ज़्यादातर जो बेसिकली ये जो डिपेंड करते हैं वो सौर ऊर्जा अथवा जल ऊर्जा पर डिपेंड करते हैं। कौन? हिमाचल प्रदेश। तो पहला कार्बन मुक्त राज्य यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल कौन है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है? आइए देखते हैं।
सही आंसर है डी यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है मेरे भाई। तो कहाँ पर है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है जो भारतीय उड़ीसा राज्य मयूरभंज जिले में स्थित है। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है। यह मयूरभंज के हाथी अभ्यारण्य का आधा हिस्सा है। तो दो प्रश्न आपके क्लियर हो जा रहे हैं। मयूरभंज जो है वो हाथी अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मयूरभंज में ही मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 का आयोजन कहाँ किया गया था। COP21 हालांकि बहुत पुराना प्रश्न है ये, लेकिन बार बार पूछा जाता रहा है पर्यावरण से। ऑप्शन ए है मॉस्को, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी टोक्यो। आंसर देखते हैं, सही आंसर बी यानी कि पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 का आयोजन किया गया था। देखिए, तो COP21 का आयोजन 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस समझौता तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो ये आपका पेरिस समझौता कब हुआ था, 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के मध्य में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो एमपी का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए यानी कि भोपाल। मध्य प्रदेश में केंद्रीय जो आपका अभियांत्रिकी संस्थान है वो भोपाल में स्थित है। देखिए, तो मध्य प्रदेश में भोपाल केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को हुई थी। डेट भी आपको याद रखना है। ग्वालियर क्रोकरी आइटम के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी आपको पता ही है। धुआंधार झरने के लिए जबलपुर प्रसिद्ध है। तो तीनों ऑप्शन के भी कुछ प्रसिद्ध चीज़ें आपको पता चल गई और भोपाल में कृषि अभियांत्रिकी केंद्रीय संस्थान है, ये भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत करना किस अवधारणा को परिभाषित करता है। अवधारणाएं आपसे पूछी जाती हैं और लोग इसमें तुक्का ही ठोक करके आते हैं या फिर गलत करके आते हैं, क्योंकि देखिए माइनस मार्किंग है नहीं तो टिक तो लगाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस के मतलब गलत करने के बन जाते हैं क्योंकि अवधारणाएं लोग पढ़ते नहीं हैं। तो कुछ विशेष अवधारणाएं जो हैं उनको पढ़ते हुए चलना है अपन को। ठीक है, तो आराम का त्याग किए बिना भविष्य और ऊर्जा अन्य संसाधनों की बचत करना किस अवधारणा की परिभाषा है, आइए देखते हैं। आर्थिक तरक्की, आर्थिक विकास, सतत विकास या फिर मानव विकास। आइए देखते हैं आंसर क्या है इसका। सही आंसर सी यानी कि सतत विकास की परिभाषा है। देखिए कुछ जानकारी, तो सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा 1987 में ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में पहली बार प्रकाशित की गई थी। देखिए इसका अर्थ है मानव समाज को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना रहना चाहिए। यानी कि जो भी हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें अपनी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, लेकिन याद रखिए आपकी जो अगली पीढ़ी आने वाली है वो ये भी भूल जाएंगे कि आम का जो वृक्ष है वो किस तरह का हुआ करता था। अगर आप ऐसा करेंगे, यानी अगर आप वृक्षों को काट रहे हैं तो फिर आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक हो सकता है, विभिन्न रोग यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि जो आपका सतत विकास है उसका अर्थ क्या है, तो मानव समाज को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि पेड़ काट दिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्य करना है। यही सतत विकास की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर विश्व प्राकृतिक संगठन। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि जो है उसने यहाँ पर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं। तो WWF जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि का। ठीक है, द्वारा हर 2 साल में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यह वस्तु की जैव विविधता और ग्रह के स्वास्थ्य में प्रवृत्तियों का एक व्यापक अध्ययन है। यानी कि हमारी जो प्लेनेट है, जैसे हमारा प्लेनेट पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन से जीव लुप्तप्राय हो रहे हैं, कौन कौन से जीवों को हानि हो रही है, समुद्र में क्या हो रहा है, ये सारी जो है रिपोर्ट जारी करता है कौन, WWF यानी प्रकृति के लिए विश्व व्यापार निधि। ठीक है, 2020 में अभी हाल ही में इसने रिपोर्ट अपनी जारी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर किस एजेंसी को भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए भूमिका सौंपी गई है। सतत विकास क्या होता है आपको हमने बताया है, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना ही सतत विकास कहलाता है। अब इसके लिए रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है और इसकी देखरेख भी की जाती है किसी के द्वारा। तो आइए देखते हैं कौन इसकी देखरेख करता है। ऊर्जा संसाधन संस्थान, नीति आयोग, पर्यावरण और सतत विकास केंद्र, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कि CAG। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने आंख मूंद करके सी ऑप्शन लगा दिया होगा, लेकिन मेरे भाई सी ऑप्शन गलत है। सही आंसर क्या है आइए देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि नीति आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए
तो भारत की सरकारी एजेंसी नीति आयोग को स्थायी विकास लक्ष्यों को लागू करने और उनकी देखरेख करने का काम सौंपा गया है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, रिपोर्ट्स पूछ ली जाती हैं, अभ्यारण्य पूछ ली जाते हैं। इनको आप जितना कवर कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा साबित होने वाला है, ठीक है। वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का कारण बनता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। यह जहरीली गैस है जो जले हुए माचिस की गंध के लिए जिम्मेदार है। जैसे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि SO2 कहाँ पर है? तो माचिस को जला दीजिए, उसमें से जो गंध निकलती है ना वो आपकी SO2 की गंध होती है, ठीक है। और यह फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, फेफड़ों के लिए हानिकारक है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। लखारी घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। आंसर की बात करें, सही आंसर डी यानी कि लखारी घाटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। लखारी घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य गंजम जिला ओडिशा में स्थित है। लखारी घाटी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है? प्रश्न को गौर से पढ़िए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या फिर बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है। तो सर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आइए वो भी बता देते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों के चारों आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और जो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख में स्थित है। फिर से एक बार लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात आ गई है, आपको याद रखना है। लद्दाख की बात आई है तो जो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? 1980, 1986, 1992, 1994। आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। देखिए, और वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महासागर की तापीय ऊर्जा किस कारण से होती है? देख लीजिए, एक और यहाँ पर मॉडरेट लेवल का, कठिन तो नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट लेवल का प्रश्न आ गया है जो आपको घुमा सकता है कि महासागर की तापीय ऊर्जा किस कारण से होती है। महासागर में तरंगों द्वारा संग्रहित ऊर्जा, महासागर विभिन्न स्थानों पर तापमान में अंतर, महासागर विभिन्न स्थानों पर दबाव में अंतर या फिर महासागर में उत्पन्न ज्वर। तो किसकी वजह से महासागर में तापीय ऊर्जा का निर्माण होता है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि महासागर में विभिन्न स्थानों पर जो तापमान में अंतर होता है इस वजह से जो है तापीय ऊर्जा का यहाँ पर निर्माण होता है। सर तापमान में अंतर कैसे हो जाता है? तो देखिए, कहीं कहीं पर महासागर उथला है, कहीं कहीं पर महासागर गहरा है, ठीक है। कहीं कहीं पर महासागर में भी आपको पठार देखने को मिल जाएंगे, कहीं कहीं पर बर्फ़ के पठार भी देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ पर बर्फ़ के पठार है वहाँ तापमान डाउन होगा, ठीक है। जहाँ पर आपका उथला है समुद्र वहाँ पर तापमान अधिक होगा क्योंकि सूर्य की रोशनी ज़्यादा तेज़ी से पड़ेगी। जहाँ पर गहरा है वहाँ पर कम तापमान होगा। तो इसी तरह से तापमान में अंतर की वजह से महासागर में तापीय ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, और अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हों तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओडिशा की पूरी रथ यात्रा कब से प्रारंभ हो गई? करंट का एक प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है क्योंकि महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। 10 जुलाई, 12 जुलाई, 9 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है बी यानी कि 12 जुलाई को ओडिशा की पूरी रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, तो उड़ीसा की प्रसिद्ध रथ यात्रा 12 जुलाई को प्रारंभ हो गई है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। सर ये प्रश्न क्यों कवर किया है? तो देखिए, पिछली बार या फिर इससे पहले MPPSC में पूछा गया था कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ पर निकाली जाती है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अभी हाल ही में 12 जुलाई को रथ यात्रा प्रारंभ हो गई है। देखिए, आपको बता दें, रोज़ सुबह 7:30 बजे हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। आपके लिए बहुत अनिवार्य है देखना। अगर आप 2020 MPPSC, आगामी MPSI 2021 और आने वाली आपकी MPPSC 2021 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी से करंट अफेयर को कवर करते हुए चलेंगे तो यूनिट 8 से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बेसिकली यही काम करते हैं, जो आगामी परीक्षा आने वाली जैसे कि MPSI है और MPPSC 2021 है, इसको फोकस करके आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं जो इस पर बेस होती है, ठीक है। इसी के रिलेटेड करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। जैसे कि हम वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर कवर कराते हैं, MP करंट अफेयर कवर कराते हैं, स्टैटिक GK के प्रश्नों को कवर कराते हैं, साथ ही साथ में एक अवार्ड को भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है साहित्यिक अवार्ड है एक, उसको हमने डिस्कस किया है।
कौन सा अवार्ड है ध्यान नहीं आ रहा है, आप जाकर के देख लीजिएगा करंट अफेयर की वीडियो में। एक साहित्यिक अवार्ड को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कब प्रारंभ हुआ, कितनी राशि दी जाती है, किसको अभी हाल ही में दिया गया, पहला किसको दिया गया है, ये सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार को आज हमने कवर किया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा सुबह वाली करंट अफेयर वाली वीडियो में। आपकी आगामी 2020 वाली एमपीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। बाकी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली आपके लिए हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो और सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। कल सुबह 7:30 बजे स्पेशली एमपीपीएससी और एमपीएसआई और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए 2020 और 2021 जनवरी से लेकर के जुलाई 2021 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में छपेंगे वो लेकर के आ रहे हैं कल सुबह 7:30 बजे, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।